हेलो गाइस, दिस रियम सिद्धांत और आज मैं डिस्कस करूंगा कुछ छोटे छोटे से क्वेश्चंस मोल कॉन्सेप्ट के जो आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाएंगे। और एक काम करो, आप पहले आप एक क्वेश्चंस को देखो। जैसे एक नंबर क्वेश्चन आपको दिख रहा है तो पहले आप इस क्वेश्चन को देखो, पॉज करो वीडियो को और फिर उसे अटैम्प्ट लो। अटैम्प्ट लेने के बाद देखो आपका आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और आने के बाद फिर ये देखो कि मेरा अप्रोच कैसा है और आपका अप्रोच कैसा है। ठीक है, तो आप उसको कंपेयर भी कर सकते हो। और बड़े छोटे छोटे से क्वेश्चन हैं आपके कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है हाउ मेनी ग्राम एटम एंड नंबर ऑफ एटम्स आर देयर इन 60 ग्राम कार्बन। तो ग्राम एटम का मतलब हो जाता है मोल। तो मुझे मोल निकालना है 60 ग्राम कार्बन के लिए। तो हमें पता है नंबर ऑफ ग्राम एटम कहो या फिर नंबर ऑफ मोल कहो, एक ही चीज़ है। तो नंबर ऑफ मोल क्या हो जाता है, तो मुझे पता है वेट गिवन होना चाहिए ग्राम में, डिवाइडेड बाय एटॉमिक वेट भी ग्राम में होना चाहिए, दैट इज ग्राम एटॉमिक वेट। फिर आपको सिंपली डिवाइड करो 60 अपॉन ये गिवन 60 है और एटॉमिक वेट आपका 12 होता है बच्चों। तो दिस इज़ वेरी इजी, दिस इज़ 5 मोल और 5 ग्राम एटम और ग्राम एटम जो कहो। ये पहला आंसर नहीं निकल चुका है। बड़े छोटे छोटे से क्वेश्चन है। अगला देखो, नंबर ऑफ़ एटम्स निकालना है। तो नंबर ऑफ़ एटम्स मुझे निकालना है। तो मुझे नंबर ऑफ़ एटम्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे पता है एक मोल में एन एटम्स होता है और मेरे पास 5 मोल है। तो मुझे बस क्या करना है, नंबर ऑफ़ मोल में आपको मल्टीप्लाई कर देना है एवोगाड्रो नंबर को। तो आप कर सकते हो, 5 मोल आपका निकल चुका है। 5 इंटू एन ए, दिस इज इक्वल टू, इसको आप सॉल्व करोगे तो इसका सॉल्व करने के बाद जो आंसर आ जाना है वो 30.1 आ जाना है। आप एन ए का मान 6.023 लेकर चल सकते हो। तो इसको आप ले सकते हो 5 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23। तो आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 30.1 इंटू 10⁻23 एटम्स आ जाने हैं आपके। ठीक है बच्चों, ये दूसरा आंसर हो चुका है। अब मैं बात करता हूँ सेकंड क्वेश्चन की। तो एक बार फिर से आप लोग खुद से पढ़ो क्वेश्चन को, पॉज करो, बनाओ और उसके बाद फिर मैच करो। चलो दूसरे नंबर क्वेश्चन को देख रहा हूँ मैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 4 ग्राम एटम सिल्वर है। तो 4 ग्राम एटम का मतलब हो जाता है 4 मोल सिल्वर आपके पास है। तो गिवन क्वेश्चन दिया हुआ है कि 4 मोल्स आपके पास सिल्वर दिया हुआ है। आपको कैलकुलेट करना है मास ऑफ सिल्वर। तो मुझे पता है मास ऑफ सिल्वर कैसे निकालते हैं। तो मास ऑफ सिल्वर क्या होगा, तो मुझे पता है कि मोल में अगर मैं एटॉमिक वेट से मल्टीप्लाई कर दूं तो मास निकल जाता है। तो मोल में मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एटॉमिक वेट इन ग्राम से। तो मोल दिया हुआ बच्चों 4 और एटॉमिक वेट होता है सिल्वर का 108। इट इज़ ऑल्सो गिवन इन क्वेश्चन में दिया हो गया है। तो 108 तो इतना ग्राम हो जाना है और ये आपको आंसर आ जाएगा 432 ग्राम। ये आ गया आपका पहले का आंसर। और दूसरा आपको निकालना है मास ऑफ 1 एटम ऑफ सिल्वर। इट इज़ वेरी इजी। मास ऑफ 1 AG एटम निकालना है। तो मुझे पता है और पहले मैंने डिस्कस कर रखा था कि एक मोल का वजन निकालना है तो एटॉमिक वेट इन ग्राम यूज करो, और एक एटम का वेट निकालना है तो एटॉमिक वेट इन AMU यूज करो। तो इसका एटॉमिक वेट कितना होता है बच्चों, 108, इतना ही AMU हो गया। लेकिन एक प्रॉब्लम है, यहाँ का जो आंसर है वो ग्राम में है बच्चों, तो मुझे AMU ग्राम में बदलना पड़ेगा। तो मैंने बता रखा है 108 को डिवाइड कर दो NA से तो इतना ग्राम हो जाएगा। बट आंसर तो पूरा सिंप्लीफाइड करके दिखा हुआ है। तो 108 और 1/NA का वैल्यू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम होता है। अगर इसको आप सॉल्व करो तो आपकी जो वैल्यू आ जानी है 17.93 इंटू 10⁻⁻23 आ ही जाएगा, नो डाउट। इस तरह से आपके क्वेश्चन बन गए हैं। अगर आप बना रहे हैं, पहला क्वेश्चन बना लिया आपने खुद से, दूसरा भी बना लिया है, तो यू आर डूइंग वेरी वेल, आपको मोल समझ में आ रहा है। चलें हम लोग दूसरे क्वेश्चंस को देखें। 2 क्वेश्चन हो चुका है, अब तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है बच्चों, तीसरा क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ ग्राम एटम। फिर से ग्राम एटम आ गया है, मुझे मोल निकालना पड़ेगा और मास ऑफ एन एलिमेंट हैविंग इतना एटम्स, इतने एटम्स को मुझे आपको मोल बदलना पड़ेगा। ठीक है,
तो कितना एटम है मुझे दिया गया है 2 इंटू 10⁻23 एटम्स दिया गया है बच्चों। मुझे पहले इसको मोल में बदलना पड़ेगा क्योंकि मोल पूछा जा रहा है, ठीक है। तो मुझे पता है अगर ग्राम एटम पूछा जा रहा है यानी कि नंबर ऑफ मोल निकालना है, तो नंबर ऑफ मोल जो हो जाएगा बच्चों, नंबर ऑफ मोल हो जाता है पार्टिकल्स गिवन, फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, फिर मैं लिख रहा हूँ पार्टिकल्स गिवन डिवाइडेड बाय, यहाँ पे एटम्स गिवन भी कह सकते हो, डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। तो यहाँ पे आपकी हो जाएंगे पार्टिकल्स कितना दिया गया है बच्चों 2 इंटू 10⁻23 एटम्स दिए गए हैं और टोटल मैंने Na से डिवाइड करना है। अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आपको 2 इंटू 10⁻23 में फिर से लिख ही देता हूँ, आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। 6.022 भी आप ले सकते हो, 23 ले लो। इसको आप सॉल्व करोगे तो आई थिंक वैल्यू विल बी 0.332 ग्राम एटम। ये निकल चुका है ग्राम एटम को या ग्राम मोल। और अगला है मुझे क्या निकालना था बच्चों, मास ऑफ एन एलिमेंट। मुझे इसका मास निकालना था कि आखिर इतने एटम का मास कितना होता है। तो मुझे मोल चूंकि पता है तो मैं डायरेक्ट इसके एटॉमिक वेट से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और क्वेश्चन में दिया भी गया है, ठीक है। तो मास मुझे निकालना है तो मास बराबर हो जाएगा मोल मल्टीप्लाई एटॉमिक वेट कर दूँ बच्चों ग्राम में, तो ग्राम में आंसर आ जाएगा। तो मोल दिया हुआ 0.332, एटॉमिक वेट दिया हुआ है 32। आपको इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 10.63 ग्राम। ये नो डाउट या ना ही आंसर है। तो ये आपके बन गए थर्ड क्वेश्चन, आपने बना लिया तो बहुत अच्छी बात है। और तो फिर अगला क्वेश्चन देखा जाए, 4 नंबर क्वेश्चन देखता हूँ मैं। 4 नंबर का क्वेश्चन देखा जाए बच्चों तो 4 नंबर क्वेश्चन में सबसे पहले देखा जाए दिया हुआ क्या है। तो दिया हुआ है हाउ मेनी मोल्स एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 आर देयर इन 64 ग्राम ऑफ O2। तो मुझे निकालना है कितना मोल और मॉलिक्यूल्स होता है 64 ग्राम O2 में, ठीक है। तो सबसे पहले तो मुझे दिया हुआ मास दिया हुआ है, मोल और उसका मॉलिक्यूल्स निकालना जो कि काफ़ी आसान है। और ये भी निकालना है व्हाट इज़ द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ O2, एक O2 के मॉलिक्यूल का मास क्या होगा ये भी निकालना है, ये भी बहुत आसान है। पहले आप इसको अटैम्प्ट लें, पॉज करें, ठीक है। फिर मैं बना लेता हूँ इधर, अब देख लेता हूँ। 64 ग्राम O2 है, तो गिवन दिया हुआ है 64 ग्राम O2 दिया हुआ है बच्चों। मुझे निकालना है मोल। तो मोल के बारे में हम लोग जानते हैं कि अगर मास दिया हुआ है तो गिवन मास, फॉर्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है, गिवन मास में आप डिवाइड कर दो मॉलिकुलर वेट से। तो अगर ये ग्राम में दिया है, दिस इज़ ग्राम, तो आपका आंसर आ जाना है गिवन मास कितना दिया गया है बच्चों 64, और मॉलिकुलर वेट कितना होता है O2 का 32, दिस विल बी 2 मोल। वेरी इजी, ठीक है, आपको मज़ा आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन देख लेता हूँ, मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 निकालना है। मॉलिक्यूल्स, तो मॉलिक्यूल्स निकालने की जो मुझे बहुत ही आसान है, मैं मोल्स में डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो एवोगाड्रो नंबर से। तो मोल में आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो एवोगाड्रो नंबर से, तो ये निकल जाता है मॉलिक्यूल्स। तो मोल दिया हुआ था 2 और एवोगाड्रो नंबर होता है 6.023 इंटू 10⁻23। आप 6.022 लेकर बना सकते हो, बट द आंसर इज आंसर विल कम आफ्टर टेकिंग 6.023, ठीक है। 6.023 लोगे तभी आपका आंसर आएगा, अदरवाइज 6.022 लेकर आप भी बनाए हो तो भी कोई बात नहीं है, यू आर राइट, एब्सोल्युटली राइट। इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करने के बाद आ जाएगा बच्चों 12.046 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। ये आपका दूसरा क्वेश्चन बन गया है। अब अगला इसमें जो टेल क्वेश्चन है वो क्या है, व्हाट इज़ द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ O2। तो एक मॉलिक्यूल का वजन निकालना है। तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ, जब भी एक मॉलिक्यूल का वजन निकालना हो तो बहुत ही आसान होता है। उसका फॉर्मूला वेट कितना होगा उसको AMU में लिख दिया जाए, तो फॉर्मूला वेट O2 का 32 है, आंसर हो जाएगा AMU में। बट द आंसर इज इन गिव ग्राम, तो ग्राम में कन्वर्ट कर लो बच्चों, तो आपको 32/Na ग्राम हो जाएगा। और बट द आंसर इज इन न्यूमेरिक फॉर्म, तो 32 इंटू 1.66 इंटू 10⁻23। 1/Na का मान होता है, याद रखेंगे 1/Na का मान 1.66 इंटू -24 होता है, सॉरी 1.66 इंटू 10⁻24 होता है, ठीक है बच्चों। तो इसको आप सॉल्व करें, तो सॉल्व करने के बाद इसकी जो वैल्यू आ जानी है वो तो आना ही है 5.31313 इंटू 10⁻23 ग्राम, ये आपका आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने बना लिया क्या बच्चों, इस तरह से हम लोगों ने अपना 4 नंबर क्वेश्चन बना लिया है। अब इसके बाद हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 5th नंबर क्वेश्चन। 5th नंबर क्वेश्चन देखा जाए,
5th नंबर क्वेश्चन अगर आप लोग खुद से पढ़ें और बनाने की कोशिश करें, काफ़ी आसान क्वेश्चन है। दिस इज़ जस्ट लाइक डिस्टेंस, टाइम एंड स्पीड बेस्ड क्वेश्चंस। तो चलो, आप लोग अटैम्प्ट ले चुके होंगे, मैं देखता हूँ। सबसे पहले मैं देख लूँ ये किस पर आधारित है। 10 लाख रुपीज़ पर सेकेंड कोई इंसान 10 लाख रुपए पर सेकंड की रफ्तार से कमा रहा है और उसे कमाना है एवोगाड्रो नंबर कितना पैसा, तो बताना है उसको कितने साल लग जाएंगे। ठीक है, तो पहले इसका मतलब रेट क्या है, रेट क्या है पैसे कमाने की, तो रेट है आपका 10 लाख रुपीज़ पर सेकंड। तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हो 10⁻6 रुपीज़ पर सेकंड। ओके बच्चों, अब आ जाते हैं हम लोग एवोगाड्रो नंबर कितना पैसा कमाना है, तो आपको अर्न कितना करना है, अर्न कितना करना है, तो अर्न है एवोगाड्रो नंबर कितना, दिस इज इक्वल टू 6.023 इंटू 10⁻23। इतनी रुपीज़ आपको कमानी है। कितने साल लग जाएंगे, तो पहले देख लेते हैं कितना, चूंकि ये रेट सेकंड में दिया हुआ है तो कितने सेकंड लग जाएंगे वो निकाल लेता हूँ, टाइम निकाल लेता हूँ। तो टाइम विल भी क्या होता है बताइए। तो हम लोग जानते हैं एक फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पे स्पीड हो गया आपका रेट, डिस्टेंस हो गया कितना अर्न करना है आपको, और टाइम हो गया जो आपको निकालना है बच्चों। तो टाइम इज टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, जिसको आप लिख सकते हैं कितना अर्न करना है, अर्न का टारगेट डिवाइडेड बाय अर्न का रेट। ठीक है बच्चों, तो अर्न का टारगेट कितना दिया हुआ था 6.023 इंटू 10⁻23 रुपीज़ आपको अर्न करना है। और रेट क्या है, रेट है आपको 10 रुपीज़ पर सेकेंड के रेट से अर्न करना है। तो इसका जो आंसर निकल जाएगा 6.023 इंटू 10⁻, अगर 6 को ऊपर ले जाया जाए तो 10⁻17 सेकेंड आपका आंसर आ जाएगा। बट द आंसर इज ईयर, तो आपको ईयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ईयर में कन्वर्ट करने के लिए क्या कर दो बच्चों, तो सबसे पहले 6.023 इंटू 10⁻17 को सेकंड में मिनट में बदलो, तो 60 से डिवाइड किया तो ये मिनट में कन्वर्ट कर गया। अब इसको आर में कन्वर्ट करना है तो फिर से 60 से डिवाइड किया गया। अब इसको डे में कन्वर्ट करना है तो 24 से डिवाइड किया गया, और ईयर में कन्वर्ट करना है तो 365 से डिवाइड किया गया। तो इतना ईयर आ जाएगा। आई थिंक इसको आप कैलकुलेट करो तो द आंसर विल 1.9099 into 10⁻10 year. It is a huge time. 10⁻10 years, very huge time. अगर कोई आदमी एक सेकंड में 10 लाख रुपए भी कमा रहा है तो इतने साल लग जाएंगे उसे एवोगाड्रो नंबर इतना पैसे कमाने में। इस क्वेश्चन को देने का ये मकसद था ये समझाना कि एवोगाड्रो नंबर बहुत बड़ी वैल्यू है, बहुत बड़ी संख्या है, एक अपने आप में एक विशाल नंबर है ये। ओके भाई, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, 6 देखा जाए, 6 नंबर क्वेश्चन देखें तो 6 नंबर में हम लोग देख रहे हैं हाउ मेनी एटम्स ऑफ Na कार्बन ऑक्सीजन आर प्रेजेंट इन 0.5 मोल Na2CO3। तो Na2CO3 के 0.5 मोल में कितने सोडियम कार्बन एंड ऑक्सीजन है। तो सबसे पहले एक काम कर लो ना, ये Na2CO3 में देख लो 2 Na की जरूरत पड़ रही है, 1 कार्बन की जरूरत पड़ रही है और 3 ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है। ठीक है बच्चों, तो अगर 1 मोल अगर मुझे ये चाहिए होगा तो मुझे इसके 2 मोल चाहिए होंगे, मुझे इसके 1 मोल चाहिए होंगे, मुझे इसके 3 मोल चाहिए होंगे। ठीक है, अब मुझे दिया हुआ है 0.5 मोल में, तो 0.5 मोल अगर ये दिया गया है, गिवन है ये, तो 1 मोल के लिए 2 मोल चाहिए, तो 0.5 मोल के लिए इसका भी हाफ कर दो बच्चों, 1 मोल हो जाएगा। 0.5 के लिए इसके लिए 0.5 हो जाएगा क्योंकि 1 के लिए 1 है और 1 के लिए 3 है, तो इसका 0.5 के लिए बच्चों कितना हो जाएगा 1.5, सबका हाफ कर दिया गया है। ठीक है, लेकिन मुझे निकालना था नंबर ऑफ एटम्स, तो 1 मोल सोडियम यहाँ पे लग रहा है, तो इसका मतलब कितने एटम्स हो जाएंगे, 1 मोल मीन्स Na सोडियम के एटम हो जाएंगे। ये पहला आंसर निकल चुका है। इसमें 0.5 Na, बस मोल में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ एवोगाड्रो नंबर से, तो आपको क्या निकल जाता है, एटम्स निकल जाता है एलिमेंट के लिए। और यहाँ पर जाएगा 1.5 Na, इतना आपको एटम हो गया किसका, ये सारे एटम्स हैं, ये सारे एटम हो गए, ये सारे एटम हो गए बच्चों, किसके एटम हो गए, Na एटम हो गए सोडियम के, 0.5 Na एटम हो गए कार्बन के, 1.5 Na एटम हो गए ऑक्सीजन के। ठीक है बच्चों, अगर आप बना लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बनाए हैं तो समझिए इस तरह से हम लोग बना सकते थे। अगला क्वेश्चन 7th नंबर क्वेश्चन है,
7th नंबर क्वेश्चन जरा देखा जाए। 7th नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, हाउ मेनी ग्राम ऑफ सल्फर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 100 मोल एंड 100 ग्राम H2SO4। तो सबसे पहले एक काम देख लेते हैं हम लोग, H2SO4 को बनाने की जरूरत किसकी किसकी है, कितना सल्फर लगेगा। तो एक मोल अगर H2SO4 मुझे बनाना है बच्चों, तो सल्फर कितना लगने वाला है। तो सल्फर तो एक ही है, इसका मतलब 1 मोल H2SO4 को बनाने में 1 मोल सल्फर लगने वाले हैं। और 1 मोल का इसका वेट निकाल सकते हो, इसका मॉलिकुलर वेट के बराबर होता है, दैट इज इक्वल टू 98 ग्राम। आप सॉल्व कर सकते हो, 98 आ जाएगा। 1 इंटू 2 प्लस 32 प्लस 16 इंटू 4 ऐड करोगे 98 आ जाना है। और 1 मोल का वजन यहाँ आ जाना है बच्चों 32 ग्राम, इसका एटॉमिक वेट होता है सल्फर का। तो 1 मोल को बनाने में आपको 32 ग्राम लग रहे हैं, आपको बताना है 100 मोल को बनाने में। तो बहुत ही आसान है, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ, चूँकि 1 मोल H2SO4 को बनाने में 32 ग्राम सल्फर लग रहे हैं, इसलिए 100 मोल को बनाने में आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, 3200 ग्राम सल्फर लग जाएंगे। आप डायरेक्ट भी यहाँ पे देख सकते थे कि 1 मोल को बनाने में 32 लग रहे हैं, तो 100 मोल को बनाने में 3200 लग जाएंगे। देयर इज नो नीड टू डू दिस थिंग। आप डायरेक्ट भी आंसर कर सकते थे, मैंने बस कर दिया है समझाने के लिए। तो 100 मोल H2SO4 को बनाने में आपको 3200 ग्राम सल्फर लग जाएंगे। अब बात उठती है 100 ग्राम सल्फर बनाने में। तो मुझे 98 ग्राम सल्फर बनाने में 92 ग्राम H2SO4 बनाने में 32 ग्राम सल्फर लग रहे हैं। तो मैं लिख सकता हूँ, चूँकि 98 ग्राम H2SO4 को बनाने में 32 ग्राम सल्फर की रिक्वायरमेंट हो रही है, इसलिए अगर 100 ग्राम मुझे H2SO4 बनाना है तो क्या हो जाएगा बच्चों, दिस इज विल बी 32 अपॉन 98 इंटू 100 ग्राम सल्फर। तो इसको आप सॉल्व करो, और सॉल्व करने के बाद जो आंसर है आपका बच्चों आना ही है, दिस विल बी 32.65 ग्राम। तो यहाँ से पता चल गया 100 मोल H2SO4 बनाने के लिए आपको 3200 ग्राम सल्फर की जरूरत पड़ेगी, जबकि आपको 100 ग्राम H2SO4 बनाना है तो आपको 32.65 ग्राम सल्फर की रिक्वायरमेंट होगी। अब 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग बच्चों। 8th नंबर क्वेश्चन कहता है 200 मिलीग्राम ऑफ CO2 दिया गया है और उसमें से 10 टू द पावर 21 मॉलिक्यूल्स को निकाल दिया गया है। अच्छा, फिर कहता है हाउ मेनी मिलीग्राम एंड मोल ऑफ CO2 लेफ्ट। तो सबसे पहले एक काम कर लेते हैं ना, मुझे 10 टू 21 मॉलिक्यूल्स निकालना है, तो पहले ये देख लेता हूँ कितने मॉलिक्यूल्स इसमें हैं। तो सबसे पहले मुझे निकालना पड़ेगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 200 मिलीग्राम CO2। पहले इसे ही सॉल्व कर लेते हैं। तो मिलीग्राम इतना हमको निकालना पड़ेगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो मुझे इसको पहले मोल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 200 मिलीग्राम है, तो मिलीग्राम को ग्राम बदल लिया जाए 10 टू द पावर -3 और डिवाइडेड बाय फॉर्मूला वेट हो जाता है इसका CO2 का 44 मॉलिकुलर वेट हो जाता है, इतना मोल हो गया। और इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाए अगर एवोगाड्रो नंबर से, तो ये आपका आंसर हो गया। ये इतने मॉलिक्यूल्स आपको लग जाएंगे, तो इसकी पूरी वैल्यू हो जाएगी। इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो ज़रा कैलकुलेट मैं कर लूँ कैलकुलेटर से, टाइम कम लगेगा। इसका वैल्यू निकल चुका है और इसका जो वैल्यू आ रहा है बच्चों वो है 2.737 इंटू 10 टू द पावर 21। इसको आप कैलकुलेट कर लिया है मैंने, इसका आंसर आ रहा है 2.737 इंटू 10 टू द पावर 21। ठीक है, इतने मॉलिक्यूल्स आपके हैं। अब मॉलिक्यूल्स मुझे निकालना है, 10 टू पावर 21 मॉलिक्यूल्स को निकाल देना है। ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स लेफ्ट मुझे निकालना पड़ेगा। मॉलिक्यूल्स लेफ्ट जो बच गए, कितने बच गए, 2.737 इंटू 10 टू द पावर 21 में आप 10 टू द पावर 21 को घटा दो, जो बच जाएगा 1.737 इंटू 10 टू द पावर 21। इतने मॉलिक्यूल्स आपको बच गए। अब उस बचे हुए मॉलिक्यूल्स को बताना है उसका वजन कितना है मिलीग्राम में, और उसका मोल बताना है। तो चलो पहले उसका वजन निकाल लेते हैं। वेट ऑफ मॉलिक्यूल्स लेफ्ट, पहले ये निकाल लें। तो क्या करना पड़ेगा, पहले इसका मोल में कन्वर्ट कर देते हैं। इतना मॉलिक्यूल मेरे पास है 1.737 इंटू 10 टू द पावर 21 और डिवाइडेड बाय 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23, ये आपको हो जाएगा मोल। और इसको मल्टीप्लाई कर दो आप 44 से, तो इतना हो जाएगा ग्राम।
तो इसका जो आंसर निकल जाएगा बच्चों, इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर निकल जाएगा 126.9 इंटू 10⁻³ ग्राम आ जाएगा। सॉल्व करके आप देख सकते हो, ये हो जाएगा 1.6.9 मिलीग्राम। ठीक है, ये हो गया वेट ऑफ मॉलिक्यूल्स लेफ्ट। अब मुझे निकालना है मोल ऑफ CO2। मोल निकालना है तो मोल ऑफ CO2 लेफ्ट, बचे हुए CO2 का मोल निकालना है। तो मुझे पता है इतना मिलीग्राम है, या फिर मैं डायरेक्ट यहाँ से निकाल सकता हूँ, इसमें डिवाइड कर दूँ तो ये तो मोल ही निकला था, बस 44 को मल्टीप्लाई नहीं करना है। दैट विल बी 1.737 इंटू 10⁻21 डिवाइडेड बाई 6.023 इंटू 10⁻23। इतना मोल CO2 लेफ्ट हो जाएगा। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे बच्चों तो इसकी जो वैल्यू आ जानी है वो कितनी आ जानी है, 2.88 इंटू 10⁻³ मोल आ ही जाना है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम लोगों ने देखा 8वां नंबर क्वेश्चंस। तो इसमें निकालना था मुझे 10⁻21 मॉलिक्यूल्स निकाल देना था, कितने में से, 200 मिलीग्राम में से। तो पहले मैंने क्या किया, 200 मिलीग्राम में मैंने कितने मॉलिक्यूल्स वो निकाल लिया। फिर मॉलिक्यूल्स को मैंने निकाल करके ये देखा मैंने कितने मॉलिक्यूल मेरे पास बच गए हैं। फिर उस बचे हुए मॉलिक्यूल्स का मैंने वजन निकाल दिया, पहले उसको मोल में कन्वर्ट किया, फिर उसको मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है बच्चों, इन दिस वे 8वां नंबर क्वेश्चन समाप्त होता है। अब बारी है आखिरी 9वें और 10वें की। 9वां क्वेश्चन क्या कहता है, 9वां क्वेश्चन देखा जाए बच्चों, कहता है एक सैंपल है जिसको कंटेन करता है जिंक है, उसमें जिंक है, जिंक कितना दिया गया है, तो दिया गया है 9.81 ग्राम दिया गया है। और उसमें क्रोमियम दिया गया है बच्चों, क्रोमियम है 1.8 इंटू 10⁻23। इसके एटम्स दिए गए हैं, ओके, इसका ग्राम दिया गया है, इसका एटम्स दिया गया है। और ऑक्सीजन भी है, ऑक्सीजन का दिया गया है 0.6 ग्राम एटम। तो 0.6 ग्राम एटम मतलब 0.6 मोल दिया गया है एलिमेंट का। ठीक है, कहता है व्हाट इज अ सिंपल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। सिंपल फॉर्मूला निकालना है मुझे इसका। तो सिंपल फॉर्मूला जब भी आपको क्वेश्चन आए तो जो गिवन एटम्स हैं उसका मोल निकाल लें। ठीक है, जो मोल का रेशियो होगा वही उस कंपाउंड में उस एटम का रेशियो होता है। फिर से बोलता हूँ, एटम्स के जो मोल के रेशियो होंगे वही उस कंपाउंड में उस एटम के रेशियो भी होंगे। तो पहले एक काम करता हूँ, इसका चूंकि ग्राम दिया हुआ है इसका मोल निकाल दूँ। तो 9.81 में इसका एटॉमिक वेट 65 होता है। ठीक है, अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है जाने। जिंक का जो क्या कहता है एटॉमिक वेट होता है वो 65 होता है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो दिस विल अबाउट 0.15 मोल आ जाना है। ठीक है, और इसको अगर आपको सॉल्व करना है, मोल में कन्वर्ट करना है, तो ये चूंकि एटम्स है तो आपको गार्डन नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा। 1.8 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाई 6.023 इंटू 10⁻23। अगर इसको अबाउट 6 में मानूँ तो ये अबाउट आ जाएगा 0.3 के आसपास आ जाना है, 0.3। और इसको सॉल्व करूँ तो सॉल्व करने की जरूरत है नहीं, ये तो 0.6 है ही। तो सभी का मोल निकल चुका है, ये 0.15, 0.13, 0.6। अब मुझे मोल रेशियो देख लूँ, मोल रेशियो क्या है, मोल रेशियो क्या है, जिंक Zn/Cr/O के लिए तो ये हो जाएगा 0.15, सॉरी 0.15/0.3/0.6। और इसको अगर 0.15 सारे को डिवाइड कर दिया जाए, दिस इज़ 1, दिस इज़ 2, दिस इज़ 4। इसलिए फॉर्मूला हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाना है, फॉर्मूला हो जाएगा जिंक के 1, क्रोमियम का 2 और ऑक्सीजन का 4। इसको मैं लिख सकता हूँ Zn, 1 लिखने की जरूरत है नहीं, ZnCr2O4, दिस आवर आंसर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से क्या सीखा तुमने अगर किसी भी कंपाउंड का सिंपलेस्ट फॉर्मूला तुम्हें निकालने दिया जाए, सिंपलेस्ट फॉर्मूला को हम लोग इंपीरिकल फॉर्मूला भी कहते हैं। अगर इंपीरिकल फॉर्मूला निकालने बोला जाए या फिर सिंपलेस्ट फॉर्मूला निकालने बोला जाए तो गिवन एटम्स का सबसे पहले मोल निकाल लो। अगर ग्राम दिया है तो भी मोल निकाल लो, एटम दिया है तो भी मोल निकाल लो। अगर मोल दिया तो कोई ज़रूरत ही नहीं है मोल निकालने की, तो मोल निकला हुआ है। सारे का मोल निकाल लो, फिर सारे का मोल रेशियो निकाल लो। जो सिंपलेस्ट मोल रेशियो आएगा वही उसका सिंपलेस्ट फॉर्मूला होगा। फिर से बोल रहा हूँ, जो सिंपलेस्ट मोल रेशियो आएगा वही उस कंपाउंड का इंपीरिकल फॉर्मूला या सिंपलेस्ट फॉर्मूला होगा। ओके बच्चों, और आज के आखिरी क्वेश्चन 10 नंबर पे चलता हूँ। तो 10 कदम देखो, calculate the volume of O2 and volume of air needed for the complete combustion of 1 kg carbon at STP। तो सबसे पहले देखना पड़ेगा कि आखिर ये जो कंबसन हो रहा है वो किसका हो रहा है, तो कार्बन का कंबसन हो रहा है।
और कितना कार्बन है, तो 1 kg कार्बन है, ठीक है। तो कार्बन का कंबसन का पहले समझना पड़ेगा क्या मतलब होता है। कार्बन C+O2 गिव्स CO2। एक बहुत छोटा सा रिएक्शन है, सिंपल सा रिएक्शन है। जब भी किसी का कंबसन आपको दिया जाए तो इसका मतलब है उसका रिएक्शन आपको O2 से कराना है, ठीक है। तो C+O2 गिव्स CO2। ऐसे जितने भी गैसियस रिएक्शंस होते हैं वो हम लोग देख लेंगे एक बार स्टैको का, जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे स्टैकोमेट्री जब मैं पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे डिटेल डिस्कशन होगा, ठीक है। और भी जो गैसियस रिएक्शंस होते हैं आपको इडियोमेट्री मिल जाते हैं, सो गैसियस एनालिसिस भी कहते हैं, लेकिन तत्काल इतना तो कर ही सकते हैं। C+O2 से CO2 बन जाता है। अगर मोल के हिसाब से देखें तो 1 मोल कार्बन है, यहाँ पे आपको 1 मोल O2 है, और यहाँ से बन रहा है बच्चों 1 मोल CO2। ये आपका पूरा एनालिसिस है। 1 मोल कार्बन है, 1 मोल O2 है और 1 मोल CO2 बन रहा है। मुझे निकालना है 1 kg कार्बन के रिस्पेक्ट में, तो 1 मोल बराबर हो जाता है बच्चों 12 ग्राम कार्बन है। और मुझे निकालना है वॉल्यूम ऑफ O2, तो वॉल्यूम ऑफ O2 तो मुझे पता है 1 मोल, वो भी किस पे निकालना है, STP पे निकालना है। तो 1 मोल किसी भी गैस का वॉल्यूम STP पे 22.4 लीटर ही होता है, और 1 मोल ही चूंकि O2 है तो मैं लिख सकता हूँ दिस इज 22.4 लीटर। अब मुझे लग चुका है, निकल चुका है 12 ग्राम के लिए 22.4 लीटर मुझे क्या चाहिए, O2 की रिक्वायरमेंट होगी अगर कंप्लीट कंबसन कराना है तो मुझे निकालना है 1 kg के लिए। तो सॉल्व कर सकता हूँ मैं, तो मैं लिख सकता हूँ चूँकि 12 ग्राम कार्बन को कंप्लीट कंबसन करने के लिए 22.4 लीटर O2 की रिक्वायरमेंट होती है एट STP, जब STP होगा तब। इसलिए मुझे 1000 ग्राम का अगर कार्बन दिया हुआ है तो कितना लग जाएगा बच्चों, तो दिस इज 22.4 बाय 12 इंटू 1000, इतना हो जाएगा। और इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो इसकी जो सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आनी है, नो डाउट इसमें आ जाएगा आपको 1866.67 लीटर। ये आंसर इतना O2 की रिक्वायरमेंट आपको लग जाएगी एट STP पे, रिक्वायरमेंट इतनी की आपको लग जानी है, ठीक है बच्चों। उसका एक क्वेश्चन कह रहा है, बड़ा इंटरेस्टिंग टेल क्वेश्चन है, इसमें वॉल्यूम ऑफ एयर भी निकालना है जो जरूरत पड़ेगा, क्योंकि जब भी आप कंबसन करोगे तो O2 तो आप लगाते नहीं हो, आपको तो पूरा का पूरा एयर ही यूज कर लेते हो। उस एयर में जितने भी O2 होते हैं वो इस्तेमाल हो जाते हैं कंबसन में। तो पहले मुझे समझना पड़ेगा कि आखिर एयर में O2 का कंपोजिशन क्या होता है। तो तुम्हें पता हो अगर एयर में अबाउट 21% अबाउट क्या होते हैं, ऑक्सीजन गैस होते हैं। जो अपना एयर है, एटमॉस्फेयर में जो एयर होता है उसमें 21% O2 गैस होता है। मैं कैलकुलेशन के लिए मैं इसे बस राउंड फिगर में 20% कर देता हूँ, 20% O2 गैस, ठीक है। तो अपने एयर में अबाउट 20% O2 गैस है, यानी कि अगर 1 लीटर O2 अगर मुझे चाहिए होगा तो 5 लीटर एयर लग जाएगा। यानी कि हम लोग कह सकते हैं O2 की जितनी भी रिक्वायरमेंट है उसका 5 गुना एयर मुझे ज़रूरत पड़ता है, ठीक है। अगर मुझे 1 लीटर O2 चाहिए तो मुझे 5 लीटर एयर लेना पड़ेगा। अगर मुझे 20 ग्राम O2 चाहिए, सॉरी 20 ml O2 चाहिए तो मुझे 100 ml मुझे लग जाना है। यानी कि अगर मुझे, इसका मतलब हम लोग क्या समझते हैं कि अगर ये 100 ml है तो ये 20 ml हो जाएगा। इसका मतलब दोनों में 5 गुना का डिफरेंस होता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ एयर इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ O2 इंटू 5। पहले ये समझना जरूरी है। ये कैसे हुआ समझ में आ ही गया होगा कि 100 ml अगर आप एयर लोगे तो 20 ml उसमें क्या हो जाएंगे बच्चों, O2 हो जाएंगे। तो भी एयर आपको दिया हुआ है वो क्या पता चल चुका है, वॉल्यूम ऑफ O2 के 5 गुना होता है, और वॉल्यूम ऑफ O2 आपको निकल चुका है 1866.67 इंटू, अब यहाँ इंटू मार्क कर दो 5। इसको आप सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद आंसर आ जाना है 9333.3 लीटर। इतना एयर आपको लग जाना है, एयर इतना लग जाएगा एट STP, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन निकल चुके हैं टोटल कितने O2 का इस्तेमाल होगा और कितने एयर का इस्तेमाल होगा। तो एयर आपको लग जाने हैं इतना लीटर आप एयर दोगे, पास कराओगे कंबसन में, तब जाकर के आपको इतना O2 की रिक्वायरमेंट फुलफिल होगी। और जब इतना रिक्वायरमेंट का O2 फुलफिल होगा तब जाकर के 1 किलोग्राम कार्बन कंप्लीट कंबसन करके CO2 में कन्वर्ट हो पाएगा। तो ये थे बच्चों आज के कुछ छोटे मोटे नन्हे से क्वेश्चंस जो आपके कॉन्फिडेंस बिल्डअप के लिए बहुत रिक्वायर्डफुल हैं। आप इसको अच्छे से एक बार सॉल्व कर लें, जो डाउट हो गया है वो भी एक बार पूछें, और अगर डाउट नहीं हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, यू आर डूइंग वेरी वेल। तो ये 10 क्वेश्चन जो थे वो आपके कॉन्फिडेंस बिल्डअप के लिए थे, ठीक है।
तो यहाँ पे आकर के मोल कॉन्सेप्ट पूरी तरह से डिटेल ख़त्म हो जाता है। और इसके बाद हम लोग एक जो अगली टॉपिक है हम लोग पढ़ेंगे इक्विवेलेंट वेट निकालने वाली बातें। इक्विवेलेंट वेट इज़ ऑल्सो अ यूनिट, एक तरह का यूनिट है जिससे हम लोग मास मेजर करते हैं। केमिस्ट्री में मास को मेजर करने के दो यूनिट हैं, एक तो मोल है और एक इक्विवेलेंट वेट है। तो मोल तो कंप्लीट डिस्कशन हो चुका है बच्चों, अब जो बाकी बच गया इक्विवेलेंट उसको मैं अगले लेक्चर से डालना शुरू करूँगा। आप दोनों को अच्छे से कवर करें। मोल और इक्विवेलेंट वेट जब आपका स्ट्रांग हो जाएगा, बेसिक आपके अच्छे हो जाएंगे, तो हम लोग स्टैको में इंटर करेंगे। और स्टैको के क्वेश्चंस अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, जेई और मेडिकल दोनों में अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है बच्चों, तो लगातार मेहनत करते रहें, पढ़ते रहें, समझते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।